हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्स क्लासेस ऑनलाइन। और केमिकल बॉन्डिंग पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, द रनिंग यूनिट इन क्लास 11th पोर्शन इज द केमिकल बॉन्डिंग। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। ठीक है, और हम लोगों ने अभी तक बात कर लिया था यहाँ पे लुईस के कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया था। तो लुईस ने ये कहा कि कोई भी एटम जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इट डू नॉट हैव टेंडेंसी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। तो अब जो परमाणु जिनका अष्टक पूर्ण है वो किसी भी प्रकार से रासायनिक बंध के निर्माण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। एंड एटम्स विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और ऐसे एटम जिनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, एटम्स विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑलवेज हैव टेंडेंसी टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड। वो हमेशा बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसकी पॉसिबिलिटी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है। ठीक है, इसके बाद लुईस ने कहा कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस सेल ऑफ सेंट्रल एटम एंड द कोवैलेंसीज आर पॉसिबली 4। और सहसंयोजकताएं कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएगी। आफ्टर देन हम लोगों ने बात किया एक्सेप्शंस ऑफ लुईस ऑक्टेट। तो एक्सेप्शंस ऑफ लुईस ऑक्टेट में क्या क्या पॉइंट्स हमने पढ़ा? मॉलिक्यूल्स विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, दोज मॉलिक्यूल्स इन विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन 8 इन द बैलेंस सेल ऑफ सेंट्रल एटम। वो मॉलिक्यूल जिनके बैलेंस सेल में, जिनके सेंट्रल एटम के बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर बॉन्डिंग के बाद भी 8 से कम रह जाता है, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, लाइक बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, BeCl2 एंड सो मेनी मॉलिक्यूल्स। हम आराम से चेक कर सकते हैं जिसके बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर 8 से कम रहेगा, वो मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं? मॉलिक्यूल्स विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, अपूर्ण अष्टक वाले अणु। और अगर उसके अंदर कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी बची हुई है, देन इट इज नोन एज लुईस एसिड, और देन इट इज नोन एज लुईस एसिड और इलेक्ट्रोफाइल। उस कंडीशन में उसको लुईस एसिड या इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। देन आफ्टर दिस हमने पढ़ा मॉलिक्यूल्स विद एक्सपेंशन ऑक्टेट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंशन ऑक्टेट? when after the bond formation there is number of electron in the central atom is more than 8। केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से अधिक हो जाती है, जैसे हमने बात किया था बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर PCl5 पर। तो PCl5 में फास्फोरस सेंट्रल 2, 8, 5 and 5 electron is taken from chlorine and now 10 electron in the balance cell of फास्फोरस। ओके, तो फास्फोरस के बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर 8 से ज्यादा हो गया है। तो ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके बैलेंस सेल में आफ्टर द बॉन्डिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 8, बॉन्डिंग के बाद 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इट इज नोन एज मॉलिक्यूल्स विथ एक्सपेंशन ऑक्टेट। एक्सपेंशन ऑक्टेट के बाद हमने बात किया मॉलिक्यूल्स विथ ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग का क्या मतलब था? When unpaired electrons are present, unpaired electrons are remains in the balance shell of central atom। जब केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, unpaired electrons are remains in the balance shell of central atom। केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। दैट एग्जांपल इज NO and NO2, जिसके एग्जांपल्स पढ़े हमने NO और NO2। NO और NO2 both are paramagnetic in which NO2 is the brown color gas and NO is colorless, जिसमें से NO2 ब्राउन कलर की गैस है और NO जो है वो कलरलेस कंपाउंड होता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के बाद हमने बात किया हाउ द बॉन्डिंग इज पॉसिबल इन डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट मींस मेटल्स और नॉन मेटल्स, डोनर एंड गेनर, एक देने वाला और एक लेने वाला, उन दोनों के बीच आयोनिक बॉन्ड। इसके बाद दूसरी बात हुई
इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट मींस नॉन मेटल नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है दिस इज नोन एज मेटल, दिस इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद हमने बात किया दो मेटल्स के बीच की बॉन्डिंग की, तो मेटल और मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक बॉन्ड, मेटल एटम लॉस द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायंस एंड ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर collected between the space of cations, and due to presence of free electron, a metal is good conductor of electric heat and electricity, and it has a specific type of metallic sharpness. Okay, तो धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, और वो विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो दिस इज अबाउट द मेटालिक बॉन्डिंग। देन हमने बात किया इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। वन ऑफ द स्पीसीज इज इलेक्ट्रॉन रिच एंड वन ऑफ देम आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसके बारे में हम लोग अलग से भी बात करेंगे। दिस इज डे टू बॉन्ड और सेमी पोलर बॉन्ड, जिसको हम डे टू बॉन्ड या सेमी पोलर बॉन्ड भी कहते हैं। अध्रुवी सॉरी, डे टू मतलब दाता, दान करने वाला, दाता, और सेमी पोलर अर्धध्रुवी सेमी पोलर बॉन्ड भी कहते हैं इसको। देन हमने बात किया फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन फॉर्म स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फॉर्म स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ हाइड्रोजन। तो दिस इज पॉसिबल टाइप ऑफ बॉन्डिंग, ये पॉसिबल टाइप की बॉन्डिंग है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया आयोनिक बॉन्ड्स के बारे में। तो व्हाट आर द आयोनिक बॉन्ड? द केमिकल बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वह रासायनिक बंध जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनता है। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। ड्यूरिंग formation of ionic bond, one atom donate the electron and another atom gain electron। एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण एटम्स पर चार्ज का ओरिजिन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आ जाएगा एंड द चार्ज्ड एटम्स आर नोन एज आयन, और जिन एटम पर चार्ज रहता है उसको हम आयन कहते हैं। द पॉजिटिव चार्ज एटम इज कॉल्ड कैटायन, धनावेशित परमाणु धनायन कहलाते हैं, और द नेगेटिव चार्ज एटम्स आर नोन एज एनायन, और जिसपे नेगेटिव चार्ज रहता है उसको एनायन कहते हैं। द नेगेटिव चार्ज एटम इज कॉल्ड एनायन, एंड बोथ द एटम्स आर अटेन द कॉन्फिगरेशन ऑफ द नोबल गैसेस, और दोनों ही परमाणु अक्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, 281 पे था सोडियम, जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया व्हेन इट लॉस्ट वन इलेक्ट्रॉन देन नाउ इट इज 28, और जब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 288 क्लोरीन माइनस, तो ये आर्गन पे पहुंच गया था, और ये कैटायन is on the lower noble gas and anion is on the higher noble gas। तो cations जो है वो lower noble gas के configuration पर आ जाता है, और anion higher noble gas के configuration पर आ जाता है। and there is ion, there is positive charge and negative charge ion। okay, तो positive charge और negative charge ion मतलब opposite charges are there, and there is strong electrostatic force of attraction between opposite charges, और इन विपरीत आवेशित आयनों के मध्य प्रबल वैद्युत आकर्षण बल लगता है। there is strong electrostatic force of attraction between the opposite charge ions, hence ionic compounds having different टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने पहली प्रॉपर्टी पर बात कर लिया था, इट इज हार्ड एंड सॉलिड। तो आयोनिक कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ ऑपोजिट चार्ज आयन, विपरीत आवेशित आयनों से मिलकर बने होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिनके मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है, जोर से एक दूसरे को खींचते हैं, एंड दैट स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड सॉलिड। जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उस स्टेट को हम कहेंगे सॉलिड स्टेट। हेंस आयोनिक कंपाउंड्स आर हार्ड एंड सॉलिड। इसलिए मैंने आपको बताया था कि आयोनिक कंपाउंड हार्ड सॉलिड होते हैं। कॉमनली हमने कॉमन सॉल्ट स्टोन्स के फॉर्म में आता है, ब्लैक सॉल्ट, और जितने भी आयोनिक कंपाउंड है सब सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, अब सेकेंड प्रॉपर्टी पर बात करेंगे हम लोग, दैट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये एक तरह का कंपैरिजन भी होता है। अब देखिए बहुत सारी जगह पे एक्सेप्शंस भी रहते हैं, ये ध्यान रखेंगे कि केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन रहेंगे। ये बात हम लोगों ने फर्स्ट डे कर लिया है कि एक्सेप्शंस से हमको भागना नहीं है, रहेगा तो पढ़ लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है ना, लेकिन रहेंगे जरूर, ये बात कंफर्म है, ठीक। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात जब आप करोगे, सिंपल सी बात है, फिर से हम कहां पे जाएंगे, किस लॉजिक को सोचेंगे। आयोनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ ऑपोजिट चार्ज आयंस। क्या कंडीशन है, आयोनिक कंपाउंड्स आर made up of opposite charge ions. Ionic compounds are made up of opposite charge ions. Ionic compound का फॉर्मेशन opposite charge ion से होता है, मतलब विपरीत आवेशित आयनों से मिलकर बनते हैं। Opposite charge ions have strong electrostatic force of attraction. Strong electrostatic force of attraction, 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 okay, strong electrostatic force of attraction, and it requires very high temperature, very high temperature, very high temperature to weaken the force, very high temperature to weaken the force, okay, weaken the force। और इन फोर्स को कम करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, रिक्वायर्स वेरी हाई टेम्परेचर टू वीकन द फोर्स, ओके। सो द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, सो द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स आर वेरी हाई। सो द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयोनिक compounds are very high, okay, very high। केवल और केवल एक बात ध्यान रखना है, आयोनिक कंपाउंड जो है वो अपोजिट चार्ज आयन से मिलकर बनते हैं। अपोजिट चार्ज आयन मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, प्रबल आकर्षण बल लगता है, और इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होगा नेचुरली वो कैसा होगा, ज्यादा होगा। और हार्ड होते हैं, है ना, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, हार्ड होते हैं तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हटाने के लिए, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू check the electrostatic force of attraction, more energy is required to check the electrostatic force of attraction, ज्यादा एनर्जी चाहिए इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए। सिंपल सी एक बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगले पॉइंट पे आते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करेंगे हम लोग वो है आयोनिक कंपाउंड्स, ionic compounds are good conductor, ionic compounds are good conductor of electricity, ionic compounds are good conductor of electricity, conductor of electricity, good conductor of electricity। अब देखो कैसे, तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है, इन सॉलिड स्टेट द आयोनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट एनी इलेक्ट्रिसिटी। जब वो सॉलिड स्टेट में होते हैं तब वो कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। जब वो सॉलिड स्टेट में होते हैं तब वो कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। पहली बात ये ध्यान रखना है, पहली बात क्या ध्यान रखना है, इन सॉलिड स्टेट do not conduct any kind of electricity,
ठीक है, तो पहली बात क्या ध्यान रखना है आपको, इन सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट एनी इलेक्ट्रिसिटी। जब आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में रहते हैं तब वो कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। इन सॉलिड स्टेट आयोनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट, मेटल जैसा काम नहीं करेंगे, मतलब डू नॉट कंडक्ट इन सॉलिड स्टेट आयोनिक कंपाउंड डू नॉट conduct any kind of electricity, do not conduct any kind of electricity। जब सॉलिड स्टेट में होते हैं तब वो किसी भी टाइप की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। बट इन aqueous solution और molten state जब उसको हम पानी में डालते हैं या पिघला देते हैं, इन aqueous solution और molten state, in aqueous solution or molten state, it is converted into ions। जब वो aqueous solution और molten state में डालते हैं उसको तो क्या होगा, वो आयंस में आ जाएगा। जैसे सोडियम क्लोराइड है तो देयर इज सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। इन aqueous solution और molten state it is converted into ions and that ions are moved towards opposite electrode। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना है। आयोनिक कंपाउंड की जो कंडक्टिविटी है वो मेटल के जैसी नहीं होगी। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। मेटल्स की कंडक्टिविटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मेटल कंडक्टर है क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, और आयोनिक कंपाउंड कंडक्टर है क्योंकि वो मोल्टन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालने पर आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। इट इज डिसोसिएट इनटू द आयंस। जलीय विलयन अथवा पिघली हुई अवस्था में आयनिक यौगिक आयनों में परिवर्तित हो जाते हैं। इन द मोल्टन स्टेट और aqueous solution the ionic compounds are dissociated into the ions and that ions are moved towards opposite electrode, और ये आयन विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर गति करते हैं और इसके कारण आयोनिक कंपाउंड में कंडक्टिविटी आती है। देखिए जैसे मैंने कहा कि आयोनिक कंपाउंड की कंडक्टिविटी, तो जैसे ही आयोनिक कंपाउंड की बात होगी आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि ये इनसाइड द सेल की बात हो रही है, ये सेल के अंदर होने वाली कंडक्टिविटी है। ये मेटल जैसी कंडक्टिविटी की यहां पर कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो देयर इज आयोनिक कंडक्टिविटी। ओके, तो यहां पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक। जैसे सोडियम क्लोराइड है NaCl है, तो अगर दो इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट है मान लीजिए, दैट इज वन ऑफ द एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव, ठीक। अगर आप NaCl को डालोगे पानी में तो Na+Cl- बनेगा, तो पॉजिटिव वाला किधर, नेगेटिव वाले पर, और नेगेटिव वाला किधर, पॉजिटिव वाले पर। तो देयर इज मूवमेंट ऑफ आयंस। कुल मिलाकर ये ध्यान रखना है कि आयोनिक कंपाउंड्स जो है वो एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और ये कंडक्शन किसके कारण है, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों होती है, आयंस के मूवमेंट के कारण होती है। दिस इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, और ये कंडक्टिविटी आयंस के मूवमेंट के कारण होती है, और ये इनसाइड द सेल की बात हो रही है, ठीक। अब अगले टॉपिक पर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सोलुबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड, और दिस इज वन ऑफ द मेजर टॉपिक, तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इसको।
solubility of ionic compound, solubility of ionic compound, solubility of ionic compounds, आयनिक यौगिकों की विलेयता, solubility of ionic compound. The ionic compounds are soluble in polar solvent. The ionic compound, the ionic compounds are soluble, the ionic compounds are soluble in polar solvent. ये आपको ध्यान रखना है, अगर कोई कंपाउंड जिसपे प्लस माइनस चार्ज है तो वो चार्ज्ड या पार्शियली चार्ज्ड सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व होगा. जैसे सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, KCl है, तो इट गेट डिसॉल्व इन वाटर. ये पानी में घुलने वाला है, इट डिसॉल्व इन वाटर. अगर बेंजीन है, बेंजीन इज C6H6, तो इट डिसॉल्व इन कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, 0 चार्ज. हाँ, इसके लिए सॉल्युबिलिटी के लिए एक फैक्टर होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक, जैसा जैसे को घोलता है. इसका मतलब पोलर टू पोलर एंड नॉन पोलर टू नॉन पोलर. जो पोलर है वो पोलर या आयनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, जो नॉन पोलर कंपाउंड है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा. इट इज डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट. तो ये नेचर है कंपाउंड्स का, ठीक है ना. वैसे वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है ना. वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट. इट मींस व्हाट, ऑल द कंपाउंड्स आर डिसॉल्व इन वाटर, मोर और लेस एक्सटेंट, कम या ज्यादा हो सकता है, बट सभी कंपाउंड वाटर के अंदर थोड़ा बहुत घुलते हैं, इसलिए वाटर को पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं. इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब जो कंपोनेंट्स के बीच फोर्स लगता है उसको ब्रेक करने की पावर वाटर के अंदर सबसे ज्यादा होती है. दैट कैपेबिलिटी इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा है, ठीक है. फिर से बात करते हैं एक बार. What happens? Solubility of ionic compounds. The ionic compounds are soluble in polar solvent like water. Polar solvent like water. Dissolve in polar solvent like water. Okay? तो ionic compounds जो है वो polar solvent के अंदर dissolve होते हैं. Due to its very high dielectric constant, due to its very high dielectric constant, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट म्यू से शो करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, बिकॉज ऑफ इट्स वेरी हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. और वाटर के लिए जो म्यू की वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो 80 पॉइंट समथिंग है. वाटर के लिए द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वाटर इज 81.25. For water dielectric constant is 81.25. And for D2O heavy water की, heavy water का भी नोट कर लेंगे, डाटा है तो नोट कर लेते हैं. For heavy water it is 80.25 और heavy water के लिए होती 80.25. तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वाटर इज 81.25. परावैद्युतांक कहते हैं इसको हिंदी में, है ना. तो क्या देखिए, क्या पढ़ा हम लोगों ने? The ionic compounds are soluble in water. Ionic compound water के अंदर या polar solvent के अंदर soluble होंगे. क्लियरली ध्यान रखना है, पोलर टू पोलर, नॉन पोलर टू नॉन पोलर, मतलब जिस पे चार्ज है वो चार्ज में और जिस पे चार्ज नहीं है वो बिना चार्ज में. ठीक, तो दिस इज द सोलबिलिटी. आयोनिक कंपाउंड्स आर पोलर सॉल्वेंट एंड इट इज ionic compounds are dissolved in polar solvent like water due to very high dielectric constant of water, that is 81.25 और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 81.25 और D2O का 80.25. अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में मैंने आपको बताया थोड़ा सा. व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? इट इज द पावर ऑफ अ सॉल्वेंट. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट थोड़ा सा बता दें, है ना. डाइलेक्ट्रिक constant, dielectric constant, it is power of solvent, it is power of a solvent, it is power of a solvent
It is power of a solvent. It is power of a solvent to weaken the force of attraction. Weaken the force of attraction. Weaken the force of attraction between ions. Okay. तो इट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी डेफिनेशन की, लेकिन ध्यान रखिए क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पराबैद्युतांक क्या होता है? इट इज पावर ऑफ सॉल्वेंट, विलायक की वह क्षमता जिसके कारण वह आयनों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को दुर्बल कर देता है। विलायक की वह क्षमता जिसके कारण वह आयनों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को दुर्बल कर देता है। ठीक है, इट इज द पावर ऑफ अ सॉल्वेंट टू वीकन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। तो आयंस के बीच लगने वाला फोर्स जिस पावर से कम हो जाएगा उसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, तो वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, सार्वत्रिक विलायक। मतलब थोड़ा बहुत सभी सब्सटेंस इसके अंदर डिसॉल्व होते हैं। ऑल द सॉलिड्स, ऑल द सब्सटेंसेस आर डिसॉल्व इन वाटर। मोर और लेस एक्सटेंट हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन सोल्यूबल सभी चीजें होती लगभग वाटर के अंदर। यहां तक कि हीलियम, आर्गन, नियॉन, ये गैसेस भी घुल जाते हैं ना, उनके पोलराइजिंग पावर के कारण गैसेस भी घोल लेता है पानी अपने अंदर। ठीक, अब आगे बात करते हैं। देखिए जैसे वाटर, सोडियम क्लोराइड को आपने पानी में डाला, तो ये वाटर, देन इट गिव्स Na+, अलग अलग कर देगा Na+ और Cl-। इट गिव्स Na+ एंड Cl- आयन। Na+ आयन अलग हो जाएगा और Cl- आयन अलग हो जाएगा। अब दिमाग में इस बात का कंफ्यूजन होगा कि थोड़ी देर के बाद ये दोनों आयंस एक दूसरे के साथ क्यों नहीं आ जाते फिर से? वाई आफ्टर सम टाइम द कंपाउंड इज अगेन बिकम सॉलिड। एक पत्थर जैसा पानी के अंदर हमको क्यों नहीं दिखाई देता? तो द लॉजिक इज द सॉल्यूट इज इन लेस क्वांटिटी। सॉल्यूट की क्वांटिटी हमेशा कम होती है, ऐसा हम लोग जानते हैं। सॉल्यूट वो होता है जो कम क्वांटिटी में होता है, और सॉल्वेंट वो होता है जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। मतलब अगर नमक को मैंने पानी में डिसॉल्व कराया तो नमक कम और पानी ज्यादा है ना, जो ज्यादा है उसके हिसाब से सभी चीजें होल्ड होगी। ओके, तो देखो Na+, Cl-, तो व्हाट हैपेंस, इस तरीके से ये सराउंड हो जाते हैं। वेरी स्मार्ट, बहुत स्मार्ट रहते हैं। हम लोगों को ऐसा लगता है कि इंसान ही बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं। बहुत जो एटम्स हैं, आयंस हैं, इनकी केमिकल रिएक्शंस है, तरीका है, इट इज वेरी नेचुरल एंड वेरी इफेक्टिव। ओके, तो दिस इज द वे of polarization of water. Here negative charge at oxygen and positive charge at delta positive is the partial positive and partial negative. तो देखो sometime this negative pole is surrounded here and bind up the Na+ ion. अब ये Na+ ion को अपने अंदर ट्रैप करके रखेंगे। This is called ion dipole interaction force. ion डाइपोल इंटरैक्शन फोर्स। अब जाएगा कैसे, वो बाहर ही नहीं निकल सकता है। ठीक है, तो दिस इज आयन डाइपोल इंटरैक्शन फोर्स। अब इसके बाद अगर क्लोराइड की बात करोगे आप, है ना, तो देखो ऐसे क्लोराइड पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है क्लोराइड पर, है ना। तो उसको बाइंड अप करने के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज आर देयर। उसको बाइंड अप करने के लिए जरूरत पड़ेगी पॉजिटिव चार्ज की। तो पॉजिटिव चार्जेस आर सराउंडेड वन साइड। ओके, तो पॉजिटिव चार्जेस आर सराउंडेड वन साइड। सभी पॉजिटिव चार्ज एक साइड पर सराउंडेड हो जाएंगे। ओके, एंड नाउ दिस पॉजिटिव चार्ज बाइंड अप द क्लोराइड माइनस आयन। सो इट इज नॉट पॉसिबल, ओके, इट इज नॉट पॉसिबल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस अगेन, इसलिए वो वापस से कंबाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक, हेंस आयोनिक कंपाउंड्स आर soluble in water। तो ये पोलराइजिंग पावर है, पहले Na+ और Cl- को अलग अलग करेगा अपने हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कारण। उसके बीच जो कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स था उसको अलग अलग किया, और अलग अलग करने के बाद फिर ट्रैप कर देगा बाय दिस मोड। ओके, तो दिस इज द solubility ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड्स आर soluble in water because of high
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। जिस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उसमें आयोनिक कंपाउंड या जो पोलार है वो पोलार में चाहे डिसॉल्व होगा और जो नॉन पोलार है वो नॉन पोलार में डिसॉल्व होगा, ऐसा हमको ध्यान रखना है। तो दिस इज अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। ओके, अब सॉल्युबिलिटी और किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है उसकी बात करेंगे हम लोग, क्योंकि सॉल्युबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे सीरीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स आर देयर विच इज इनसोल्युबल इन वाटर। बहुत सारे आयोनिक कंपाउंड ऐसे भी हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं, इट इज इनसोल्युबल इन वाटर, तो उनके बारे में भी हमको बात करना है। तो पहले बात करते हैं फज्जान्स रूल फॉर solubility, Fajjan's rule for solubility of ionic compound, Fajjan's rule for solubility of ionic compound, आयनिक यौगिकों की विलेयता का फज्जान्स नियम, Fajjan's rule for solubility of ionic compound। इसके बाद हम लोग एक्सेप्शन पे भी बात करेंगे। तो Fajjan's rule of solubility of ionic compound, ठीक है। तो Fajjan's rule is what? F equal to Z1 Z2 E square by dr square। तो दिस इज द Fajjan's रूल फॉर सॉल्युबिलिटी। अब तो देखो ये तो अकॉर्डिंग रूल की बात हो गई, बट मैंने आपको पहले बताया कि सो मेनी एक्सेप्शंस आ रही है, बहुत सारे अपवाद हैं यहाँ पे, है ना। तो Z1 Z2 E square by dr square is the Fajjan's rule for solubility of ionic compound। तो इस रूल ने क्या कहा, यहाँ पे देखे Z1 Z2 आर cations एंड एनायंस, Z1 और Z2 यहां पे क्या है, cations और एनायंस है ना, cations एंड एनायंस मतलब चार्ज है। E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, E इज व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, E इज व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। D इज व्हाट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी आपने देखा कि जिस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा इट हैज मोर पावर ऑफ वीकन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसमें सॉल्ट के वीकन ऑफ अट्रैक्शन ऑफ फोर्स का चांस ज्यादा होगा और उस सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द D, ओके। और R इज द इंटर आयोनिक डिस्टेंस, हिंदी में ऐसा कहेंगे आयनों के बीच की दूरी है R, है ना, आयनों के बीच की दूरी है R। तो इट इज अबाउट Fajjan's रूल। दिस इज Z1 Z2 is the cation and anion and E is the electronic charge, D is the dielectric constant and R is the interionic distance, मतलब आयनों के बीच की दूरी। अब देखो फोर्स से दो फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Z1 Z2 एंड E स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द फोर्स एंड D एंड R स्क्वायर इज द रेसिप्रोकल टू force and force is reciprocal to solubility, ये एक और नई बात ध्यान रखना है, force is reciprocal to solubility मतलब वो फैक्टर्स जो फोर्स को बढ़ाने वाले हैं वो सब solubility को कम करने वाले हैं। तो Z1 Z2 क्या कर रहे हैं, फोर्स को बढ़ा रहे हैं, मतलब वो solubility को कम करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब चार्जेस जितने ज्यादा होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, इट मींस द सॉल्युबिलिटी इज लेस, ओके, लेस सॉल्युबिलिटी। अब दूसरी बात आई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना जल्दी वीकन हो जाएगा या कम हो जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। इंटरआयोनिक डिस्टेंस इज मोर, फोर्स इज लेस, सॉल्युबिलिटी इज मोर, ओके। तो दिस इज द फैक्टर्स which influence the solubility, ये वो फैक्टर्स हैं जो solubility को इन्फ्लुएंस करते हैं। अभी हम लोग according to rule बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, चलिए इस पे कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कैसे हम उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक। तो अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अकॉर्डिंग टू Fajjan's रूल हम लोग बात कर रहे हैं अभी, है ना। तो जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, देयर इज अ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग और कंपेयर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट, ऐसा कह लें, compare the solubility of salt, इन सॉल्ट के solubility को कंपेयर करना है, इन सॉल्ट के solubilities को हमें कंपेयर करना है, ठीक है। तो क्या क्या सॉल्ट है हमारे पास उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है।
अगर मान लीजिए मेरे पास जो सॉल्ट हैं वो ऐसे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, लाइक NaCl है मेरे पास, सोडियम क्लोराइड, MgCl2 है, AlCl3 है मेरे पास और SiCl4 है। ओके, तो 4 ये अलग अलग सॉल्ट है। अब विच वन इज मोर सोल्यूबल एंड विच वन इज लेस सोल्यूबल, ये हमको आइडेंटिफाई करना है कि किसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी और किसकी सोल्यूबिलिटी कम होगी। तो मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई भी चार्ज हो, हमने ऐसा तो कहा नहीं था कि द पॉजिटिव चार्ज इज देयर और नेगेटिव चार्ज इज देयर। जब भी आयंस बढ़ेंगे तो कैटायन बढ़ेगा तो एनायन भी बढ़ेगा, और अगर चार्ज बढ़ता है, नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। ओके, तो राइट नाउ अब देखो +1 -1, यहां पे क्या हो जाएगा MgCl2, तो Mg2+ और Cl-, तो नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ कैटायंस एनायंस मिला के कितने हो गए 3। अभी AlCl3, Al3+ is there and 3 chloride is minus, 3 chloride minus is there. SiCl4, Si4+ is here and number of 4 Cl- ions are also here, 4 chloride minus ion। तो टोटल नंबर ऑफ जो आयंस बढ़ रहा है उसका कलेक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ कैटायंस या एनायंस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आयंस बढ़ेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, मोर द नंबर ऑफ आयंस मोर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो सीधी सीधी एक बात इस टॉपिक के लिए मैं कह सकता हूं, क्या हो रहा है, कैटायंस या एनायंस इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ रहे हैं। यहां पे 2 थे, यहां पे 3 हो गए, यहां पे 4 हो गए, लाइक दिस। तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो, आयंस बढ़ रहे हैं ना, बस नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज। और अगर आयंस का नंबर बढ़ रहा है तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इंक्रीज, फोर्स भी इंक्रीज होगा। और अगर फोर्स इंक्रीज हो रहा है देन व्हाट हैपेंस, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज, देन सोल्यूबिलिटी डिक्रीज, तब विलेयता क्या होगी, कम होती जाएगी, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज, सोल्यूबिलिटी कम होती जाएगी। ओके, तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस का नंबर बढ़ रहा है, नंबर्स इंक्रीज कर रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। ओके, तो दिस इज द लॉजिक। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन है जिसको हमने सॉल्व किया। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू फजन्स रूल पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, फजन्स रूल की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, तो नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ चार्जेस आर इंक्रीज, कैटायंस एंड एनायंस आर इंक्रीज। तो कैटायंस और एनायंस अगर बढ़ते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी, देयर इज लेस सोल्यूबिलिटी। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, NaCl, Na2SO4 और Na3PO4, same salt is there. Okay, now what happens again, there is increase in number of cations, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। पहले में 1 सोडियम आयन है, दूसरे में 2 सोडियम आयन और 1 सल्फेट 2- आयन हो गया, 2 सोडियम आयन इज देयर, नंबर ऑफ आयंस 2 and 1 sulfate 3, the constituents are 3. In case of Na3PO4 the constituents are 4, 1 + 1 Cl, 2 Na+, 2 Na+, and SO4 2- ion is there. Okay, 3 Na+, plus PO4 3- ion is there. तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस आर 2, नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिलाकर कितने 2, यहाँ पे कितने 3, और यहाँ पे कितने 4। तो नंबर ऑफ आयंस अगेन इंक्रीज, नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ चार्जेस आर इंक्रीज, चार्जेस का नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज, आयंस का नंबर इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज। ओके, पहली बात तो नंबर ऑफ आयंस अगर बढ़ेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
इंक्रीज, फोर्स भी बढ़ेगा, और अगर फोर्स बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फोर्स इंक्रीज एंड सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। तो दिस इज वन ऑफ द कॉमन फैक्टर। तो इससे जैसे आपसे कभी पूछे कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और सोडियम फॉस्फेट में कौन सा सॉल्ट सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, तो द आंसर इज सोडियम क्लोराइड हैज मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी। इसकी सॉल्युबिलिटी सोडियम क्लोराइड की मैक्सिमम है इसमें से, और Na3PO4 की सॉल्युबिलिटी इन सॉल्ट्स में से कैसी हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। ड्यू टू इंक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द रिमूवल ऑफ आयंस इज डिफिकल्ट, है ना, आयंस को अलग अलग करना, ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ आयंस इज डिफिकल्ट, है ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अब एक और फैक्टर पे बात करते हैं, वन मोर फैक्टर इज देयर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला फैक्टर आपको ध्यान रखना है, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर, है ना। और दूसरी बात वो भी ध्यान रखना है कि पोलर टू पोलर और नॉन पोलर टू नॉन पोलर, जैसे आपसे बोले कि सॉल्युबिलिटी ऑफ बेंजीन इज हायर इन वाटर और कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो बेंजीन की सॉल्युबिलिटी कार्बन टेट्राक्लोराइड में ही ज्यादा होगी क्योंकि वो नॉन पोलर है, और नॉन पोलर टू नॉन पोलर ही सॉल्युबिलिटी होती है, उसको हम पोलर के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं, पोलर के साथ उसको हम कंपेयर नहीं करेंगे। लेकिन अगर सोडियम क्लोराइड की बात होगी, लाइक द क्वेश्चन इज लाइक दिस, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इज हायर इन वाटर, NaCl, वाटर, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, तो आंसर इज वाटर, वाटर इज पोलर, है ना। तो जो पोलर है वो पोलर में, और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में, वो फैक्टर तो अब हमको ध्यान रखना ही है, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे थे एक और क्वेश्चन के बारे में, तो देखो जैसे मैंने कहा सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड। अब ये सॉल्ट है मेरे पास, द सॉल्ट ऑफ सेम ग्रुप, सभी सॉल्ट एक ही ग्रुप के हैं, द सॉल्ट ऑफ सेम ग्रुप। अब व्हाट हैपेंस नाउ, द कैटायंस एंड एनायंस आर इक्वल, पॉजिटिव नेगेटिव, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, और ऑल हैविंग ओनली टू कैटायंस, वन कैटायन एंड वन एनायन, ठीक। बट देयर इज अ फैक्टर डिस्टेंस, द फॉर्मूला इज लाइक दिस, Z1 Z2 E square by dr square is the formula. तो फोर्स और डिस्टेंस, फोर्स एंड डिस्टेंस इज रेसिप्रोकल, और अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स कम होगा, और अगर फोर्स कम होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, फोर्स कम होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, राइट नाउ। तो व्हाट हैपेंस, द इंटर आयोनिक डिस्टेंस, जैसे सोडियम से हम पोटेशियम पे आएंगे तो साइज बढ़ जाएगा और डिस्टेंस बढ़ जाएगी, डिस्टेंस बढ़ जाएगी आयंस के बीच की, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। तो सीधा सीधा हम ऐसा कह सकते हैं, इंटर आयोनिक डिस्टेंस, इंटर आयोनिक डिस्टेंस, इंटर आयोनिक डिस्टेंस इंक्रीजेस, इंटर आयोनिक डिस्टेंस इंक्रीजेस, आयनों के बीच की दूरी बढ़ती है, इंटर आयोनिक डिस्टेंस इंक्रीजेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, अगर आयंस के बीच की दूरी बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, देन व्हाट, solubility increases, then the factor is, next factor is solubility increases, अब solubility क्या होगी, increase होगी, solubility increases, तो this time solubility increases, तो विलेयता बढ़ेगी इस बार, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर से एक बार देखो, जैसे ही सोडियम से आप पोटेशियम की तरफ जाओगे साइज बढ़ा, रुबिडियम पे साइज और बढ़ा, सीजियम पे साइज और बढ़ा, तो जो आयन होल्ड करेगा उसके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो इंटर आयोनिक डिस्टेंस इंक्रीज, इंटर आयोनिक डिस्टेंस इंक्रीज, आयनों के बीच की दूरी बढ़ती है, और अगर आयंस के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
कम हो जाएगा, लेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर डिक्रीज हो गया, कम हो गया, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। तो दिस इज द 3 कॉमन फैक्टर ऑफ द फजन्स रूल। ये फजन्स रूल के 3 कॉमन फैक्टर पे हमने बात किया। पहले ध्यान रखना है, अगर नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस बढ़ रहे हैं तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ओके, फोर्स बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। दूसरी बात ये ध्यान रखना है, अगर आयंस के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। आयंस के बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स कम होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में अगले सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड टॉपिक पर ही हम काम करेंगे, इसी टॉपिक पर काम करेंगे, व्हाई द आयोनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, और कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी, है ना, ये सब टॉपिक पे बात करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे मोस्ट प्रोबेबली इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड भी स्टार्ट कर लेंगे एंड फिर कोवेलेंट बॉन्ड में बहुत सारा टाइम लगेगा। ओके कमांडोस, थैंक यू।